हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनेंगे ममता कालिया जी की लिखी हुई कहानी बोलने वाली औरत। ममता कालिया जी जो कि वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में अपना एक अप्रतिम स्थान रखती हैं। 2 नवंबर 1940 को जन्मी ममता कालिया जी साहित्य के हर क्षेत्र में, हर विधा में अपना हस्तक्षेप करती हैं। वह अच्छी कहानी लेखिका, उपन्यास लेखिका, आलोचक तथा पत्रकार एवं संपादक हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानी बोलने वाली औरत को हम आज सुनेंगे। इससे पहले हमने गबन उपन्यास पढ़ा है, तो यदि आपको आवश्यकता है तो आप उसे अवश्य सुनें। और कहानी पर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कहानी को लाइक करें। और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। यह झाड़ू सीधे किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया। इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती हैं। फिर मीरा तो वैसे ही हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती है। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुम्हें इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से भी तो कुछ सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है और तू झाड़ू खड़ी रख रही है। यही सीख है तेरी? मेरा ख्याल है झाड़ू गुसलखाने के बीचों बीच भीगती हुई, पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तिलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदगी भी लग जाती है। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, फिर भी कभी झाड़ू खड़ी मिली तो समझी। इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुलझुला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की को ले आया है काका। लाख बार कहा था इस कुदेसियन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देख बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अकल नहीं, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती थी। वैसे भी उनका ख्याल था शिखा के स्वर में खुशामद कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है और तू चाय पिला पिलाकर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा ने और बहस करना स्थगित किया। चाय का गिलास ले कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था। आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर BSc में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था, लेकिन जब कोई पूछता तो वह महज नाम न बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा, मैं दीप शिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ, वे कहती। अग्नि शिखा की तरह वह हमेशा प्रज्वलित रहती है, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्रता से प्रभावित हो कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लग गया था, इसीलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित थी। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग चीजें हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है, हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब, हर घर का एक ढर्रा जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती।
सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज़ा ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यह थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज़ सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, मालिक, कुत्तों के साथ घर में छोड़ दी जाती अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब के कार्यक्रमों को देखना और घर भर के नाश्ते खाने, नखरे की नोक पलक संवारना, चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलनी नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज की डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ से नहीं समझ सकती। माँ ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में सिखा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं। एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। माँ कोई बात गलत नहीं कहती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तहस में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज़्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर 1000 नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि यह सब उसकी आवाज़ को तरस जाएंगे। लेकिन यह निश्चय उसे निभ ना पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह वह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजबान कहलाई गई। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा में बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता है कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके भारी भरकम शब्दकोश की ज़रूरत नहीं। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी छोले बनेंगे। पजामा के नाड़े बदल जाने चाहिए। हाँ जी, पजामा के नाड़े बदल जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये ऐसे हैं जिससे कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव-कुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि मत पूछो। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वह इस तरह संतोष से लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं लाप सकती। रात को बिस्तर पे पड़े पड़े वे देर तक सोचती रहती। उसकी नियति क्या है, ना जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने ज़िंदगी को एक बिल्कुल अलग तस्वीर से देखा था। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नज़दीक आएँ कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करें, महज इसलिए टकराएं क्योंकि अब उनकी मौलिकता उनको बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे हैं। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी ज़िंदगी का रूटीन ढर्रा उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। अल सुबह वह कॉल बेल की पहली करकश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 बजे के टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर के इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज़ के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुँह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफ़ी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता।
ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर 194 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोज नामचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज़ और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम तू क्यों करता है? तुझको अच्छा लगता है? तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही हैं। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में मैं इसे एन पटरी पर ले आऊँगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब 2 बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। बच्चे भी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हैं, बल्कि लाड प्यार में दोनों के अंतर एकतर का तुनुक मिजाजी आ बैठी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनती, आपस में मारपीट करती और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाती। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा है? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ में कौन जानता है, फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहाँ जाने का क्या तुक के सहारे कब तक दिन बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया, कल को तुम कहोगे अंडमान चलो घूमेंगे। इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन जुलूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वो प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर सिर्फ अंधी हो ना हो, बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीवी को सैर कराने? एक हम थे, कभी घर के बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वे शिखा से नहीं रह गया। तीर्थ को तो घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने। कैसा गुजारा है तेरी गृहस्थी का। काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगवाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद जूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है। जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। ना चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूंसा मुंह पर। होंठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन्न रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा ही वे बना है। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है तुझे इनका। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 194 का मुहावरा टिका दिया।
एज यू सो शैल यू रीप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही है। शिखा, तो शिकार तो मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था, होंठ अब तक सूज गया। शिखा ने पाया परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वो अपनी शक्ल खो बैठी है वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूंस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इस लोहे के तार से इसको, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज़ न निकले, बस उसके हाथ और परिवार के काम आते रहें। ना निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीरफाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती भारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अंतड़ियों से चिपके हुए शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इस तरह हमने सुना ममता कालिया जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी बोलने वाली औरत। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। और पुनः आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों में शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।